Hello, myself Deepti Rangnani. Today we will study the topic of BSc Part 2 phase rule, and in this phase rule we will study two component system. अभी तक हमने फेज़ रूल में वन कंपोनेंट सिस्टम की स्टडी की है, जिसमें कि वाटर सिस्टम, सल्फ़र सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम पढ़ा था। अब हम फेज़ रूल में टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम, लेड सिल्वर सिस्टम, एनिलीन हेक्सेन सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम में C = 2 है, अतः C का मान प्रावस्था नियम F = C - P + 2 में रखने पर F = 4 - P प्राप्त होता है, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। अगर हम नंबर ऑफ़ फेजेस को मिनिमम रखते हैं, नंबर ऑफ़ फेजेस मिनिमम = 1, तो F की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होगी और यहाँ मैक्सिमम F की वैल्यू प्राप्त होगी F = 4 - 1 = 3। चूँकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, अतः सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए 3 वेरिएबल्स ज़रूरी हैं: टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। और इन 3 वेरिएबल्स को हम स्वतंत्र लंबवत अक्षों पर नहीं दर्शा सकते, एक पेपर पर नहीं दर्शा सकते, क्योंकि इस स्थिति में एक 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा। तो इस तरह से इस फिगर को हम पेपर पे नहीं बना सकते, इसीलिए हम द्विघटक तंत्र जो है या टू कंपोनेंट सिस्टम जो है, उसमें एक चर को स्थिर रखना आवश्यक हो जाता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन में हम प्रेशर को यूज़ करते हैं स्थिर रखने के लिए, अतः सभी अभिक्रियाएं या सभी तंत्रों का जो अध्ययन है वो वायुमंडलीय दाब P = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करेंगे। अतः जितने भी सिस्टम हैं उनको हम खुले सिस्टम में अध्ययन करेंगे। खुले में वायुमंडलीय दाब P = 1 एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से चूँकि हमने इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 कम कर दिया है ताकि हम 2 अक्ष में आरेख बना सकें किसी पेपर पर, इसलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कंडेंस्ड सिस्टम के लिए F = C - P + 2 की जगह F = C - P + 1। तो कंडेंस्ड सिस्टम में फेज़ रूल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F = C - P + 1। और उपरोक्त जो इक्वेशन थी F = C - P + 2, इसमें अगर हमें F मिनिमम प्राप्त करना हो, F = 0, तो हमें P मैक्सिमम 4 मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि हमें डायग्राम जो है पेपर पे बनाना है, इसीलिए हम कंडेंस्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं रिड्यूस्ड फेज़ रूल इक्वेशन, उसको हम लिख सकते हैं F = C - P + 1। टू कंपोनेंट सिस्टम में सबसे पहले हम जिस सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है लेड सिल्वर सिस्टम। लेड सिल्वर सिस्टम एक द्विघटक तंत्र है और इसका प्रावस्था आरेख चित्र में दिखाया गया है। सिल्वर और रजत द्रव अवस्था में पूर्णतया मिश्रणीय होती हैं और ये आपस में कोई भी रासायनिक क्रिया के द्वारा यौगिक नहीं बनाते हैं। तो प्रावस्था आरेख प्राप्त करने के लिए द्रव अवस्था का संघटन X पर और ताप को हम Y पर प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, सिस्टम ओपन सिस्टम है, X एक्सिस पर हम लिक्विड जो स्टेट है उसका कंपोजिशन की स्टडी करेंगे और Y एक्सिस पर हम टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। संपूर्ण अध्ययन में प्रेशर चूँकि कांस्टेंट रख रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदु A दिखाया गया है वो प्योर जो सीसा है उसका हिमांक है, जो कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है उस पर लेड 100% है और सिल्वर 0% है, और जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसमें एक्स एक्सिस पर 0% लेड है और 100% सिल्वर है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेड की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, उसमें सिल्वर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और लास्ट में आने पर लेड की कंसंट्रेशन 0 रह जाती है और सिल्वर की कंसंट्रेशन 100% रहती है। तो जो पॉइंट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो बिंदु A है और वो सीसे का हिमांक है, जो कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इस फिगर में दर्शाया गया है। इस टेम्परेचर पर ठोस और द्रव सीसा साम्यावस्था में है। इसमें जैसे जैसे सिल्वर मिलाते हैं तो सीसे का हिमांक कम होता जाता है, जैसा कि
फिगर में कर्व के द्वारा दिखाया गया है। ठोस सीसा और रजत सीसे में जो विलयन है वो साम्यावस्था में आ जाता है। द्रव में रजत का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। धीरे धीरे रजत मिलाने पर द्रव में रजत का प्रतिशत बढ़ता जाता है और वक्र AO प्राप्त होता है। बिंदु O पर द्रव में रजत 2.6% तक पहुंच जाती है। बिंदु B शुद्ध रजत का हिमांक है, जैसे कि राइट मोस्ट पॉइंट में दिखाया गया है। केवल यहाँ पर प्योर सिल्वर है और इसका जो हिमांक है वो 961 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर ठोस और द्रव रजत साम्यावस्था में है और यदि इसमें सीसा मिलाया जाता है तो सिल्वर का जो हिमांक है वो कम हो जाता है और ठोस रजत और सीसे और रजत का जो विलयन है वो साम्यावस्था में आ जाते हैं और द्रव में सीसे का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सीसा मिलाने पर कर्व हमें BO प्राप्त होता है और दोनों कर्व के मिलने का जो स्थान है O, उसका टेम्परेचर 303 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि चित्र में दिखाया गया है। इस ताप के नीचे द्रव अवस्था समाप्त हो जाती है, सब सॉलिड रहती हैं। सीसा भी सॉलिड है और सिल्वर भी सॉलिड है और दोनों का जो मिक्सचर है वो भी सॉलिड रहता है। तो ये जो सिस्टम है लेड सिल्वर सिस्टम, उसके मुख्य लक्षण एक तो इनके कर्व हैं, कर्व AO और कर्व OB, दूसरा अलग अलग एरियाज, तीसरा पॉइंट O जो कि गलन क्रांतिक बिंदु है। अब इसमें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कर्व AO। बिंदु A शुद्ध सीसे का हिमांक दर्शाता है और यह टेम्परेचर 320 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि हम देख चुके हैं। इस पर सॉलिड सीसा और द्रव सीसा साम्यावस्था में है और जैसे जैसे इसमें सिल्वर मिक्स करते हैं वैसे वैसे हिमांक वक्र AO के अनुसार घटता जाता है और वक्र AO सीसे का रजत की उपस्थिति में गलन वक्र है और इस पर चूँकि नंबर ऑफ़ फेजेस 2 हैं और नंबर ऑफ़ जो कंपोनेंट हैं वो 2 हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 1 हो जाएगी। सिस्टम जो है मोनो वेरिएंट सिस्टम होगा जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब वक्र BO में बिंदु B जो है शुद्ध रजत का हिमांक है जो कि इसमें दिखाया गया है, 961 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें जैसे जैसे सीसा मिलाते हैं वैसे वैसे हिमांक वक्र BO के अनुसार घटता है और BO रजत का सीसे की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व है। इस कर्व पर ठोस रजत और द्रव सीसा का रजत में जो विलयन है वो साम्यावस्था में है। इसमें भी प्रत्येक बिंदु पर फेज 2, कंपोनेंट 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और कर्व BO मोनोवेरिएंट सिस्टम है। थर्ड हम पढ़ेंगे पॉइंट O जिसको कि गलन क्रांतिक बिंदु या यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। पॉइंट O जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें AO और BO दोनों कर्व मिलते हैं। इसमें 3 प्रावस्थाएं होंगी, सॉलिड सीसा, सॉलिड सिल्वर और लिक्विड साम्यावस्था में होते हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ फेजेस 3 हैं, कंपोनेंट 2 हैं, यह मान संशोधित प्रावस्था नियम में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं F = C - B + 1 में तो 2 - 3 + 1 = 0 होगा। मतलब O पर सिस्टम जो है वो नॉन वेरिएंट होगा। अतः तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्यावस्था में है और जो निश्चित ताप है ये होता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें 2.6% सिल्वर ही अस्तित्व में रहती है। यह बिंदु गलन क्रांतिक बिंदु यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। यदि ताप में और संगठन में परिवर्तन करते हैं तो कोई एक प्रावस्था लुप्त हो जाती है। ताप कम करने पर पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा और ताप बढ़ाने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो 303 वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कि द्रव प्रावस्था ठोस लेड और ठोस सिल्वर के मध्य अस्तित्व में होती है। यह तापमान क्रांतिक ताप या यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है और बिंदु O पर संगठन 2.6% सिल्वर होता है और 2.6% सिल्वर और 94.4% लेड का ठोस जो मिक्सचर होता है उसे हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। इसमें अगर हम एरिया ACO और एरिया BDO देख रहे हैं तथा BCD के क्षेत्रों में क्रमशः ठोस सीसा, ठोस द्रव और ठोस रजत और द्रव साम्यावस्था में रहते हैं। अर्थात इन क्षेत्रों में से किसी बिंदु पर 2 प्रावस्थाएं साम्य में हैं। अतः तंत्र एक जो सिंगल वेरिएंट सिस्टम कहलाता है और द्रव का जो संगठन है उस बिंदु पर एक क्षैतिज रेखा खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वक्र AOB के
ऊपर का क्षेत्र, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, वक्र AOB के ऊपर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में केवल द्रव प्रावस्था ही अस्तित्व में रहती है, जैसे कि दिखाया गया है। ऊपर केवल लिक्विड है, अर्थात सीसा व चांदी पूर्ण रूप से मिश्रणीय द्रव हैं। यहाँ पर जो कि नंबर ऑफ फेजेस 1 है, जैसा कि दिखाया गया है। नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी, अतः जो सिस्टम होगा वो बाई वेरिएंट सिस्टम होगा। इस क्षेत्र में जो सिस्टम है वो बाई वेरिएंट सिस्टम है। अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज रेखा COD के नीचे का क्षेत्र। क्षैतिज रेखा COD के नीचे का क्षेत्र, इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं रहती है, जैसा कि दिखाया गया है। केवल सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड 2 प्रावस्थाएं अस्तित्व में हैं। ये दोनों सॉलिड 2 आकार के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, सॉलिड सिल्वर और सॉलिड सीसे के बड़े क्रिस्टल और सॉलिड सिल्वर और सीसे के बहुत छोटे क्रिस्टल। रजत व सीसे के इन छोटे क्रिस्टलों के जो मिश्रण है, जैसे कि हम गलन क्रांतिक मिश्रण में रजत का अनुपात 2.6% होगा और इसका निश्चित गलनांक 303 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सीसे के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड और रजत के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस क्षेत्र में चूँकि 2 प्रावस्थाएं अस्तित्व में हैं, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हैं, तो जो सिस्टम होगा वो मोनोवेरिएंट होगा। और यह जो है एक समतापी प्रावस्था, जो कि क्षैतिज रेखा जो कि इसमें दिखाई गई है KLMN के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो आज हम फेज रूल का 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा, और 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो हमने फेज रूल इक्वेशन, ओरिजिनल फेज रूल इक्वेशन थी F = C - P + 2। इसमें जब हम 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए C = 2 अप्लाई करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 प्राप्त होती है। क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एक पेपर पे नहीं शो कर सकते हैं, इसलिए पेपर पे फेज रूल डायग्राम बनाने के लिए हमें कंडेंस्ड फेज रूल सिस्टम का उपयोग करना पड़ा, जिसमें कि हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानना था, और जो हमने कांस्टेंट वेरिएबल माना है वो हमने प्रेशर लिया है, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना इजी है। और वायुमंडलीय दाब पर या खुले सिस्टम में कंडेंस जो फेज रूल इक्वेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो होगा F = C - P + 1। तो इसी सीरीज़ में हम आगे पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम और एनिलीन हेक्सेन सिस्टम स्टडी करेंगे। थैंक यू।